अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। मुल्क भर में इंतखाबात एक साथ करवाने के केस में आज सियासी जमातों के रहनुमा सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अवामी मुस्लिम लीग, MQM और दीगर सियासी जमातों ने इंतखाबात पर अपना अपना मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया। इस मौके पर चीफ जस्टिस का कहना था कि अदालत के जरिए अहकामात जारी किए जाएं तो पेचीदगियां बनती हैं। सियासी जमातें फ़हम तफ़हीम से मामलात तय करती हैं तो बरकत होती है। चीफ जस्टिस ने आज की समाअत में वाज़ेह कर दिया कि अदालत 14 मई का फैसला वापस नहीं लेगी। किसी ने अदालती फैसला चैलेंज नहीं किया, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अदालती फैसला वापस लेना मजाक नहीं है। ऐसे फैसले वापस नहीं हुए। बादजा अदालत उज़्मा ने तमाम सियासी जमातों को 4 बजे तक इंतखाबात से मुताल्लिक मुशावरत करके अदालत को आगाह करने का हुक्म दिया। तहम शाम 4 बजे के बाद अटॉर्नी जनरल ने चीफ जस्टिस से मुलाकात की, जिसके बाद अदालत ने केस की समाअत 27 अप्रैल तक के लिए मुलतवी कर दी। दूसरी जानिब शाम में ही बिलावल भुट्टो जरदारी ने मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि सर पर बंदूक रखकर मुज़ाकरात कैसे कर सकते हैं। एक सूबे में पहले इंतखाबात होने की सूरत में बाकी 3 सूबों के नताइज पर फर्क पड़ेगा। बिलावल भुट्टो ने यह भी दावा किया कि 1 यूनिट कायम करने की साजिश की जा रही है। मुज़ाकरात पार्लियामेंट में तो किए जा सकते हैं, मगर हमारे इत्तेहादियों को किसी और इदारे के तहत मुज़ाकरात के लिए राजी करना या कंसेंसस बनाना मुश्किल काम है। इसी मामले पर पहला सवाल आपके सामने रखेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं जैगम खान, शहजाद चौधरी, अबसार आलम और इसार राना। प्रोग्राम का पहला सवाल आप सबके लिए इस तरीके से, अदालत 14 मई का फैसला वापस नहीं लेगी सुप्रीम कोर्ट, साथ ही सियासी जमातों को नई तारीख के लिए मुज़ाकरात की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट वाज़े हुक्म क्यों नहीं दे पा रही, इसी पर बात करेंगे, क्योंकि आज की हेयरिंग भी बता रही थी कहीं सख्ती कहीं नरमी, यानी कैरेट एंड स्टिक की जिस सूरत हाल है, कहीं दबाव बढ़ाया गया और कहीं ये भी कहा गया गुंजाइश निकल सकती है। शहजाद साहब, वाज़े क्यों नहीं रही आज की हेयरिंग? समझ में क्या आया? कोई कंफ्यूजन है? नहीं है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कंफ्यूजन है। मेरा ख्याल है कि देखिए 14 तारीख की पिटीशन या 14 तारीख की जो ऑर्डर है उसको वापस नहीं लिया जाएगा, ये किसको कहा गया है? ये एक पिटीशन के जवाब में कहा गया है जो कि वजारत दिफा की तरफ से आई थी, और हम जानते हैं कि वजारत दिफा की तरफ से जब पिटीशन आई थी वो क्यों आई थी, किस वजह से आई थी। उसकी बुनियाद वो मीटिंग है जो कि गालिबन हफ्ते वाले रोज या 2 दिन पहले हुई है शायद चीफ जस्टिस साहब के साथ। तो उसका जवाब है, वो जब पिटीशन दायर की गई कि इस ऑर्डर को वापस ले लिया जाए, तो उन्होंने कहा ये ऑर्डर वापस नहीं हो सकता। अब मुझे बताइए कि क्या हमारी तारीख में जिस किस्म की रवायत मौजूद है उसके अंदर क्या ये मुमकिन था कभी? हम तो यहाँ ये सुनते रहे कि अदालतें मैनिपुलेट की जाती हैं और अदालतों से वो अहकामात लिए जाते हैं जो कि किसी सियासी पार्टी की मर्जी के मुताबिक नहीं होते या उनके खिलाफ होते हैं। लेकिन यहाँ पर तो मामला ये है कि एक डायरेक्ट पिटीशन आती है और उस डायरेक्ट पिटीशन को रिफ्यूज कर दिया जाता है और बड़े एक वाज़ेह अंदाज में रिफ्यूज किया जाता है। पहली बात। दूसरी बात, और क्या ये भी बहुत अच्छी एक इंडिकेशन नहीं है कि चीफ जस्टिस साहब उनको रिफ्यूज करने के बाद वो ये कह रहे हैं लेकिन पार्लियामेंट और सियासी पार्टियां अगर मिल बैठे तो हम अपने ऑर्डर के अंदर गुंजाइश निकालने को तैयार हैं। अब इससे बेहतर भी कोई जमहूरी रिवायत हमारे मुल्क में देखने में कभी आएगी? मेरा ख्याल है कि हम आहिस्ता आहिस्ता वो सफर तय कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं उस तरफ जहां पर कि हमारी जमहूरियत शायद अपनी हैसियत भी मनवा ले, मुसलमा भी हो जाए और हमें यकीन हो जाए कि हमारे इदारे हैं वो वाकई में अब अपनी पोजीशन को ले चुके हैं। जो आपको पार्लियामेंट में नजर आता है, जो बिलावल भुट्टो ने कहा, वो भी एक डिफाइंस है, उस तरह की डिफाइंस की, उस रिवायत की डिफाइंस है जो कि आज तक हम भुगत कर रहे हैं। मेरा ख्याल है हर ताकत की लिमिट्स होती हैं। हम सब ऐसी जगहों पर रह चुके हैं जहां पर हमारे पास कुछ ना कुछ ताकत मौजूद थी, हम कुछ कर सकते थे, लेकिन जब हम वहां पे उस प्रैक्टिस करते हैं उस ताकत को पता होता है कि इस ताकत की भी लिमिट्स हैं। मैं उस कुछ हदूद और कयूद के अंदर रह के उनको इस्तेमाल कर सकता हूँ। मेरा ख्याल है पार्लियामेंट भी सीखने जा रही है वो चीज़। तो चीफ जस्टिस साहब ने दोनों को रखा हुआ है। और तीसरी बात, फाइनली मैं बात कहूँगा, मुझे यूँ लगता है कि जैसे कि चीफ जस्टिस साहब को ये भी शायद शक है कि हमारी सियासी कुव्वतों के ऊपर कितना यकीन किया जा सकता है, कितना दारोमदार किया जा सकता है, इस मामला इस नैच पे आए क्यों, ये क्यों बातचीत करके खुद से नहीं मामला तय कर पाए, ये लेट क्यों स्टार्ट किया। तो शायद उनकी नीयत में कुछ खलल भी हो सकता है। और अगर ऐसी चीज हो तो एक ऐसा ऑर्डर जो कि शायद अब 14 मई का तो मुमकिन नहीं है, लेकिन किसी और शक्ल में उसकी शक्ल निकल सकती है। तो मेरा ख्याल है ये 3-4 चीजें हैं जो कि चीफ जस्टिस साहब को इस रास्ते पे चला रही हैं। मेरे हिसाब से आज ये नहीं है कि कौन फैसला करता है,
आज ये है कि कौन बढ़ के इस मुल्क को इस इम्पास से आगे लेके जाता है। तो जब कोई ऐसा करे, चाहे जिस जगह से भी हो, जिस किस्म के कपड़े मर्जी पहने हो उसने, मेरा ख्याल उसकी दादी देनी चाहिए। उसमें कोई मुझे नेगेटिव और रिग्रेशन तो नहीं। शहजाद चौधरी साहब पॉजिटिव नोट पे ला रहे हैं कि इदारे भी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, जमहूरियत सीख रहे हैं, पार्लियामेंट भी सीख रही है। क्या वाकई सूरत हाल ये है? अफसार साहब, एक तो यही कि क्या कितनी वजाहत आपको नजर आती है इस पूरे मामले में, क्योंकि कहा गया 14 मई का फैसला वापस नहीं होगा, इत्तफाक़ राय से तब्दीली मुमकिन है। फिर यह भी कहा गया कि पोलिंग आगे नहीं जाएगी, गुंजाइश निकल सकती है। यह भी कहा गया कि आईनी तौर पर 90 दिन है मगर लचक दिखाई जा सकती है। साथ एक जुमला बड़ा अहम है, आपको यकीनन पसंद आएगा, सियासी जमातें फ़हम व तफहीम से मामला तय करती हैं तो बरकत होती है। यह भी कहा गया चीफ जस्टिस साहब की जानिब से। वाकई मामला इतने सादा हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। बाबा रहम से अपने मामला ठीक करें तो रहमत होती है, वहाँ बरकत होती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो सारा आपने अभी बात की ना कि सीख रहे हैं, सारे सीख रहे हैं, तो अदलिया को भी सीखनी चाहिए, दयानत सीखनी चाहिए अदलिया को। उन्हें इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी सीखनी चाहिए। उन्हें एक सियासी जमात का आलाकार नहीं बनना चाहिए, जो कि तमाम सियासी जमातें कह रही हैं। अपने अंदर जो सीनियर तरीन जजेस हैं उनको अपने ज़ाती बुक्स की वजह से जिस तरह साइड लाइन किया गया है तमाम अहम केसेस में, वो उन्हें नहीं करना चाहिए। वो सियासतदानों को तो वहाँ बैठ के लेक्चर दे रहे हैं, लेकिन अपने उन साथ उनके चौथा और या पांचवा जज भी बैठना नहीं चाहता। ये उन्हें नज़र नहीं आ रहा जब वो और देखें, ये सारा कानूनी और आईनी मामला है ही नहीं, क्योंकि आइन को तो रीराइट किया इसी बेंच ने किया और आर्टिकल 63A को, जिसकी वजह से ये सारे बहरान में हम फंसे हुए हैं। जड़ असल वो है। तो अगर इतने दयानतदार हैं तो खड़े होकर कहें ना कि हाँ हमारी गलती थी, हमसे गलती हुई, हम अपना फैसला वापस लेते हैं और अब हम मुस्तफ़ी होकर घर जा रहे हैं, तो एक मिसाल कायम होगी। मैंने सियासी मसला इसको क्यों कहता हूँ, और कल जब परसों मैंने जो बात की थी पंजाबी एलीट की और पंजाबी जजेस की, आज साबित हो गई ना। KP के मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो गुफ्तगू की है, अगर अदलिया के मेंबरान में सेल्फ रिस्पेक्ट हो, मैं गैरत की बात नहीं करता, चलें सेल्फ रिस्पेक्ट हो तो उन्हें मुस्ताफ़ी होकर घर चले जाना चाहिए। बिलावल भुट्टो सुरखील हैं, वो लीडर हैं इस बात के, मुफाहमत के और बातचीत के। उनका बयान आज का सुन लें, वो सिंध के लीडर हैं, उन्होंने क्या कहा है। तो अगर इन्होंने जजेस ने, वो परसों काजी फायदी साहब कह रहे थे कि ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश इसलिए बना क्योंकि अदलिया ने सही फैसले नहीं किए, तो इसलिए मुल्क टूटा। मैं आज फिर पंजाबी जजेस को कहता हूं कि खुदारा आप इस मुल्क की वहदत पे बार बार वार मत करें। आप छोटे सूबों को एलिनेट कर रहे हैं, मरकज से, पंजाब से मुतरफर कर रहे हैं। किसी पंजाबी का कसूर नहीं है इसमें, आम पंजाबी का कोई कसूर नहीं है। ये पंजाबी एलीट जिसको जजेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये छोटे सूबों में गलत फहमियां फैला रहे हैं पंजाब के बारे में। आज KP और सिंध से मुखालिफ आवाज आई है, इनको सुननी चाहिए ये आवाज। और साहब फिर सियासतदानों को आगे बढ़कर अपनी जगह खुद लेनी चाहिए ना। अदालत आज भी कह रही है कि सियासी जमातें मामला तय करें तो बरकत होगी, उधर वो करेंगे तो पेचीदगियां होगी। ये क्यों नहीं अपनी जमीन संभालते, फिर अपनी जगह लें, मामला हल करें। अगर मामला सियासी है क्यों नहीं कर सकते? यही अपनी अना एक तरफ रख दें। सियासतदान है, अवाम के नुमाइंदे हैं, इनमें कौन सी अना है? जी बिल्कुल, इनमें कोई अना नहीं है। इसीलिए सियासतदान आज तक किसी जज को फांसी पे नहीं लटका सके। बदकिस्मती से सियासतदानों ने किसी जज को सड़क पर खड़ा करके गोली नहीं मरवाई। सियासतदानों ने लियाकत अली खान को लियाकत बाग में गोली नहीं मरवा सके ये किसी जज को। ये जजेस का सियासतदानों का कसूर है। सियासतदान किसी जज को कान से पकड़ के घर नहीं भिजवा देते, सारी उम्र के लिए नाअहल नहीं कर देते। वजीर आजम क्या बात, वजीर आजम को ये जजेस घर भिजवा देते हैं। अपने ऊपर किसी किस्म की अकाउंटेबिलिटी नहीं है। काश सियासतदान ये करते तो आज जजेस की इतनी जुर्रत ना होती कि वो इतनी बदयानती इतने धड़ल्ले से करते और फिर साथ ऑर्डर कर रहे होते वहां बैठ के। ये मैंने आपको बताया था ना, जुडिशियल मार्शल लॉ है, जुडिशियल डिक्टेटरशिप है। लेकिन आप देख लें दूसरे सूबों से जो आवाजें हो रही हैं। और एक बात मैं कहना चाहता हूं आखिरी, क्या जजेस को नजर नहीं आ रहा मौलाना हिदायत रहमान बलोच के साथ क्या कर रहे हैं गवादर में? उनको भिजवा दिया 3 महीने के लिए जेल के अंदर इस बुनियाद पर सिर्फ कि वो पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। लेकिन एक पंजाबी सियासतदान जो लाहौर में बैठा है, इनको ऑर्डर करता है, पेट्रोल बमों से पुलिस पे हमले करता है, गाड़ियां जलाता है, पुलिस की सरकारी इमलाक जलाता है, उसके लिए पॉइंट उनके सियासी मुखालिफिन भी उठा रहे हैं। इस पर भी बात करते हैं। आज मौलाना भी बोले हैं, बिलावल भुट्टो भी बोले हैं। जैगम साहब आपकी तरफ आऊंगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत के जरिए अहकाम जारी किए जाएं तो पेचीदगियां बनती हैं। अप्रैल 2022 से अप्रैल 2023 तक कितने सियासी मामलात हैं जिन पर अदालती अहकाम दिए गए? क्या यही वजह है कि अब समझ आ रही है कि वाकई पेचीदा सूरत हाल बना बैठे?
जो गुफ्तगू, जो बातें हम बचपन में बुज़ुर्गों के डेरों पर सुना करते थे, अब वो अदालत आलिया में सुनाई दे रही हैं। लगता है कि इतने अरसे में जितना हमने आइन, जमहूरियत, गवर्नेंस पढ़ी, वो सब बेकार ही पढ़ी। आप पहले तो ये बताइए कार्रवाई हो क्या रही है? फैसला तो हो चुका, क्या ये रिव्यू पिटीशन है? रिव्यू पिटीशन तो मौजूद नहीं है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने जो पिटीशन की वो तो सुनी नहीं गई। फिर ये एक मुहिब वतन शहरी किधर से निकल आया जो वही इस्तेदा कर रहा है जो डिफेंस मिनिस्ट्री कर रही थी, और डिफेंस मिनिस्ट्री से वो ज़्यादा अहम हो गया है और उसको इतनी तवज्जो से सुना जा रहा है। अदालत ये कह रही है कि हमारी डेडलाइंस बरकरार हैं, 27 अप्रैल तक पैसे भी दे दें, 14 मई को इलेक्शन भी कराएं, लेकिन अगर मुशावरत से आप मामलात सेटल कर लें, अगर सियासी जमातें आपस में मामलात तय कर लें तो फिर कुछ हो सकता है। तो फिर आइन की तशरीह बदल जाएगी, पाकिस्तान का आइन बदल जाएगा। और आपस में तय करने का क्या मतलब है कि जो पीडीएम की हुकूमत है वो पीटीआई से मामलात को तय कर ले। आज आर्टिकल 254 का भी इशारा दिया गया, गुफ्तगू की गई, और 254 एक बदनसीब बच्चा है पाकिस्तान के आइन का, जिसे इस्तेमाल किया जाता है किसी काम को वक्त पर ना करने के जवाज़ के तौर पर, हालांकि उसका ये मकसद बिल्कुल नहीं है। चीफ साहब ने यह भी कहा कि एक दिन की बात हमसे पहले नहीं की गई, मुर्शिद की गई, इलेक्शन कमीशन वालों ने की थी आपसे, और अगर आप सियासी जमातों को सुनते तो वो ज़रूर आपसे बात करते, आपने उनको सुना ही नहीं। जब मुल्क की आला तरीन अदालत पंचायती तरीक़ेकार पर चली जाए, वो काम जो सियासतदानों ने खुद सेटल करने हैं, नहीं कर सकते तो जाएं भाड़ में, अदालत का काम ही नहीं है। मुझे बताइए, अगर अदलिया ठीक काम ना करे तो क्या पाकिस्तान की पार्लियामेंट अदालत लगा सकती है कि अदलिया काम नहीं कर रही? 50,000 फैसले सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए हैं, 50,000। तो क्या एक कमेटी बना देनी चाहिए पार्लियामेंट को, वो फैसले सुनना शुरू कर दे? नहीं बना सकते, उनका काम नहीं है। सियासी मसले अगर वो सेटल नहीं कर रहे, बाढ़ में जाएं, आपका काम ही नहीं है। जब तकलीफ होगी, मुसीबत होगी तो करेंगे, पहले भी करते रहे हैं। आपके पास आईनी मामला आता है, आप फैसला कीजिए, आप बता दीजिए ये काम खिलाफ आइन है, उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो उसको भुगतें, ओवर स्टेप ना करें। जो कुछ हो रहा है वो सामने नज़र आ रहा है। ये डिफेंस मिनिस्ट्री वाली ही पिटीशन है जो मुहिब्बे वतन शहरी के जरिए से सुनी जा रही है, और वो भी ऐसा मुहिब्बे वतन जिसके 2 एड्रेस हैं, एक इस्लामाबाद और एक एबटाबाद का। पंजाब से उसका ताल्लुक नहीं है। चले आगे बढ़ाते हैं इसी बात को। आपकी तरफ आऊंगी इसार साहब। शायद तीसरा एड्रेस भी हो जो आपको मुझे मालूम नहीं है। ये तो सर आपने कुछ अच्छा, मुमकिन है, कोई किसी भी बात का इम्कान हो सकता है। इसार साहब, बिलावल भुट्टो ये कहते हैं कि सर पर बंदूक रखकर मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं? मुमकिन नहीं है कि अगर कोई तीसरा हो, पार्लियामान अपनी जगह कर सकती है। सर तो फिर मुज़ाकरात किसी, वो पंजाबी में कहते हैं, बनने लगेंगे, किनारे लगेंगे, नतीजा खेज हो सकेंगे या नहीं? देखिए जी, बात यह कि वैसे तो बच्चे गैर सियासी होते हैं, लेकिन बिलावल जो हैं वो वाहिद बच्चे हैं जो बहुत सियासी हैं और बड़ी अच्छी तरह अपनी सियासत सर वजीर खारजा हैं मुल्क के। सर जी मैंने पहली दफा किसी को पेड इंटर्नशिप पे इतनी मौजे करते देखा है कि आपको पेड इंटर्नशिप मिली हुई है, अब आप मुल्क की सैर करें, सीखें और आपको पैसे भी मिलेंगे। लेकिन चले किस्मत की बात होती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो ये सियासतदान हमारे कुछ लोग हैं ना, ये समझते हैं कि नाले खाओ खुबानियां थे, नाले पनो बदाम, हर चीज इनके हक में होनी चाहिए, इनकी मर्जी की होनी चाहिए, तब आइन ठीक है, तब कानून ठीक है, सब कुछ ठीक है। लेकिन मैं अभी चूंकि मैं कहना कुछ और चाह रहा था, लेकिन अब अफसार भाई 2 दिन से पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट और इस पे बात कर रहे थे, तो मैं एक बीइंग पंजाबी, मुझे उनकी बात से कोई दुख तो नहीं हुआ, फैक्ट्स आर फैक्ट्स। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि खाली जुडिशरी को कहना कि ये पंजाबी है, ये जरा ज्यादती है। काश वो ये भी कहते कि नवाज शरीफ ने जब कहा था कि जाग पंजाबी जाग तेरी पग को लग गया दाग, तो तब भी एक कौमी सतह का लीडर जब पंजाबियों को तासुब पैदा करके ये कहता है कि जाग पंजाबी जाग तेरी पग नू लग गया दाग, क्योंकि सिंध की हुकूमत जीत गई थी, सिंध की एक पार्टी जीत गई थी, तो खाली आप अदलिया पे ना डालें अपने। हम जो सियासतदान है, हमें थोड़ा सा और ऊपर होना चाहिए। अगर हमने पंजाब पे ही बात करनी है
तो उन अवामिल को भी देखना चाहिए कि पंजाब के सियासतदानों ने इस मुल्क के लिए अपने सियासी मुफादात के लिए किस तरह तासुब को आगे बढ़ाया। नहीं, तुमने भी मुकाबला किया ना इमरान खान वर्सेस हिदायतुर रहमान। मैं तो इमरान खान को तो छोड़ दें ना, इमरान खान को, हिदायतुल्लाह को छोड़ दें, इसको भी फिर देख लें कि एक बंदा जो क्या नाम है गिरफ्तार हुआ अभी गंडापुर और उसके बाल जो कटे हैं, तो उसको भी देख लेना, उसका भी फिर उसे भी कोड कर देना कहीं। अगर आपने हमने बात करनी है तो फिर हमें एक ऐसी बात करनी चाहिए जो जिससे नजर आए। बस एक आखिरी बात मैं करूंगा कि ये जो हुकूमत अदालत लचक का मुजाहरा कर रही है या नहीं, अदालत फैसला दे चुकी है और आज भी उसने कह दिया इसमें कोई लचक नहीं है। वो इस फैसले को अच्छी तरह इंप्लीमेंट कराने के लिए इन लोगों को चांस दे रही है कि इज्जत से करा लें। और आखिरी जुमला बस ये कि जो 2 एड्रेसेस की आपने बात की ना, और तीसरी जगह साहब ने कहा कि तीसरा एड्रेस है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन हम उस एड्रेस को कह नहीं सकते। चलें जी, ये जो कह रहे हैं कि होना तो 14 को ही है, लेकिन ये भी साथ ब्रेक के बाद ये बता दें कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी खबर आ रही है कि वो रिव्यू में जा सकते हैं इलेक्शन लेकर। देखना यह है कि आने वाले 5 दिन के बाद मामला किधर बढ़ेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे मौलाना फजलुर रहमान बहुत धुआंधार बोले हैं, उसमें दम कितना है, इस ब्रेक के बाद। स्ट्रेट टॉक में एक बार फिर खुशामदीद। मौजूदा सियासी, आईनी और अदालती बहरान पर मौलाना फजलुर रहमान की हॉकिश सोच तो पहले से ही मौजूद है। इमरान खान की सियासत बल्कि शख्सियत को लेकर भी मौलाना की राय किसी से ढकी छुपी नहीं, मगर आज मौलाना फजलुर रहमान प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह गरजे बरसे, उससे तो ये बात तैयार हो चुकी है कि मौलाना फजलुर रहमान किसी भी सूरत अदालत का फैसला मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। उनके अपने अल्फाज के मुताबिक अदालत वाजे करे कि वो अदालत है या पंचायत। सुप्रीम कोर्ट इंसाफ के मंदिर से हथौड़े बजा रही है। इमरान खान की ख्वाहिशात पर अदालत इंतखाबात की तारीख आगे या पीछे नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट इमरान खान को सियासत का महवर बना रही है। जजेस मुअज़्ज़ज़ कुर्सी पर बैठकर एक शख्स की खातिर कौम को जलील कर रहे हैं। हम अदालत के इस जबर को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। जिस बेंच पर पार्लियामेंट ने अदम एतमाद किया है, आज उस बेंच के सामने मैं कैसे पेश हो जाऊं? बेंच के सामने पेश होना न पार्लियामेंट की करारदाद का तकाजा है, न उनको ये इत्मीनान दिलाना है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अगर अदालत सियासतदानों को तलब कर सकती है तो फिर पार्लियामेंट को भी जजेस को तलब करने के बारे में सोचना चाहिए। मौलाना ने यह भी कहा कि जो शनाख्ती कार्ड जजेस के पास हैं वो हमारे पास भी हैं। मौलाना ने इंतबाह किया, हम पर हथौड़े चलाने बंद कर दें, वरना हमारे पास भी अवाम के पास जाने का ऑप्शन है। बहुत ही सख्त स्टैंस दिखाई दिया आज मौलाना, और एक पोजीशन, स्टेटेड पोजीशन लेते हुए इस पर जमे हुए नजर आ रहे हैं। सवाल रखेंगे पैनल के सामने, आपका जबर और हथौड़ा नहीं चलेगा, मौलाना फजलुर रहमान बरस पड़े। क्या शहबाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान की इंतहा पसंद सोच का बोझ बर्दाश्त कर लेंगे? अबसार साहब। बहुत सख्त मुझे ऑब्जेक्शन है आपके इस लफ्ज के इस्तेमाल पे, इंतहा पसंदाना। मैं इस पे ऑब्जेक्शन करता हूं और मैं इस पे मुतालबा करता हूं कि इस लफ्ज़ को बदला जाए, क्योंकि ये कोई इंतहा पसंदाना नहीं है। और अभी आप थोड़ी देर पहले जो बात कर रही थी कि पार्लियामेंट को आप स्टैंड लेना चाहिए और अपनी पोजीशन असर्ट करनी चाहिए, तो जब पार्लियामेंट अपनी पोजीशन असर्ट करती है तो हम मीडिया के लोग उन पे खंजर, तलवारें, डंडे, अल्फाज लेके चढ़ दौड़ते हैं कि जी आपने जी क्यों कहा। इंतहा पसंद सोच वो होती है जहां पे एक वक्त के वज़ीर आज़म को फांसी पे लटका दिया जाए, जो अदलिया ने किया है। इंतहा पसंदाना सोच वो होती है जब 2 वज़राए आज़म को, पूरे पाकिस्तान के मुंतखब वज़राए आज़म को कान से पकड़ के निकाल के घर भेज दिया जाए और ताहियात नाअहल कर दिया जाए। ये होती है इंतहा पसंदी, जो अदलिया ने 2 दफ़ा की है इस मुल्क में पिछले 10 साल में। जो फजलुर रहमान साहब ने कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। शहबाज शरीफ साहब को भी चाहिए कि उस पर स्टैंड लें और सियासी जमातों को चाहिए उस पर स्टैंड लें। जब जजेस अबसार साहब, फतह कलामी की माजरत कर ली आपने, कहा इमरान खान अनाज छोड़कर मुज़ाकरात करें। मौलाना फजलुर रहमान मुज़ाकरात के हामी नहीं है। बिलावल भुट्टो कह रहे हैं जमहूरी रवैया मुज़ाकरात है, तो क्या मौलाना फजलुर रहमान को भी मुज़ाकरात की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए, कोर्ट के पास नहीं जाना चाहिए? इमरान खान कहे ना, इमरान खान अदलिया क्यों इमरान खान की फ्रंटमैन बनी हुई है? इमरान खान खुद कहे ना, इमरान खान की मूंछ क्यों नहीं नीचे होती? आप कितने सालों से इमरान खान ने बदजुबानी कर करके मौलाना फजलुर रहमान और उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको तकलीफ नहीं दी हुई। मौलाना फजलुर रहमान ने जवाब में पता नहीं कि कैसी जुबान इस्तेमाल की या नहीं की, लेकिन क्या इतने अरसे की जुबान दराजी है जो गालियों से भरे हुए ट्रेंड चलते रहे, इस मुआशरे का अखलाकी तवाज़ुन खराब कर दिया उस जुबान ने। इमरान खान खुद कहे ना मैंने मुज़ाकरात करने हैं, वो क्या अल्लाह मियां का अवतार है वो, नाउज़ बिल्लाह, कि उसके बिहाफ पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं अपनी इज्जत दांव पे लगाए फिर रहे हैं? क्यों? वाई?
इमरान खान खुद क्यों नहीं कहता कि मैंने मुज़ाकरात करनी है, मैं इस मुल्क को आगे लेके जाना चाहता हूं। उसे आगे बंदे रखे हुए हैं, कभी जनरल फैज आ जाता है, कभी जनरल बाजवा आ जाता है कि हमें इमरान से इश्क है, अब जजेस आए हुए हैं, हमें इमरान से इश्क है। बाद में रिटायरमेंट के बाद एक बात मैं करना चाहता हूं, आखिरी बहुत जरूरी बात है, देखें आपने ये वैसे मौलाना साहब ने भी बताया कि जब वो धरना लेकर आए थे उन्हें क्या यकीन दहानियां कराई गई थी, वो भी नहीं जर्नैलों से मुज़ाकरात कर रहे थे, मगर आपका ख्याल है कि मुज़ाकरात यानी कि बोझ उठाना चाहिए और शहबाज शरीफ को इस बयानिया के साथ खड़े होना चाहिए। इसार साहब आपसे सवाल यह है कि आज अदालत ने बड़े उसमें कहा, चीफ जस्टिस ने, हम उम्मीद करते हैं फजलुर रहमान लचक दिखाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने आज बोला है अदालत को आप पार्लियामान की तौहीन कर रहे हैं। देखें, फजलुर रहमान साहब ने जो कहा ना कि अदालत लचक का मुजाहरा करे, तो अदालत जो कोई जाम जेली या चिंगम तो है नहीं जो लचक का मुजाहरा करे। कानून में कोई लचक नहीं होती, कानून सीधा होता है। ठीक है। और दूसरी बात यह कि जो फजलुर रहमान साहब की इंतहा पसंदाना सोच है, ये कोई ताजा नहीं है। जब वो ये कहते हैं कि मैं 14 अगस्त नहीं मनाऊंगा, और जब वो ये कहते हैं कि जो पीटीआई के जलसे में बच्चियां हैं उनके लिए नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि नाचने वाली हैं, और जब वो ये कहते हैं कि मैं धरती गर्म कर दूंगा इनके लिए, और जब वो ये कहते हैं कि जनाब अली मैं देखता हूं कि ये किस तरह बाहर निकल सकते हैं, तो अगर ये इंतहा पसंदाना सोच नहीं है तो फिर पाकिस्तान का हर शहरी जो है ना वो इंतहा पसंद है, और ये लोग जो है ना ये पूरा मन है, और कहते हैं कि बेईमानी के काम में धंधा है पर गंदा है। इसमें शहबाज शरीफ साहब को मजबूरन फजलुर रहमान साहब का बोझ उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ये 4-5 जो उनके इर्द गिर्द लोग हैं ये खिसक जाएंगे तो शहबाज शरीफ साहब कहां खड़े होंगे। लिहाजा उन्हें ये जैसा भी है ये बोझ उठाना पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद भी हम हर बात जो अपने एक मखसूस उस पर डाल देते हैं। ये जो ब्रीफ केस थे, कौन जज उठा के लेके गए थे बलूचिस्तान ऑन बिहाफ ऑफ नवाज शरीफ? वो कौन लोग थे जिनको टेलीफोन करके कहा जाता था कि बेनजीर की जो मुद्दत सजा है वो बढ़ा दें? वो कौन से जजेस थे जिनको कहा जाता था ये पर्ची भेज रहे हैं, इसके मुताबिक फैसला कर दें? एक तरफ ना देखें, सबको देखें। सावा आवेदा आवई बिगड़े जिन्नू पर नो ही बोझ उठाएंगे, यहाँ भी यही बात निकली है और ये वो उन्हें उठाना पड़ेगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद शहजाद साहब और जैगम साहब की राय आपके प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में खुशामदीद। जैगम साहब, मौलाना फजलुर रहमान ने आज जो बयानिया दिया और दूसरी तरफ सिस्टम में उनके स्टेक्स चाह क्या रहे हैं आखिर मौलाना साहब? आयशा साहिबा, मैं आपको दावत देता हूं कि आप थोड़ी देर मौलाना बनकर सोचें, फिर आपको मौलाना के जज्बात सर ये रहम करें मेरे पे, ये ना करें उसके बाद बात शुरू करें। आप कोशिश कीजिए, आप जरा कोशिश कीजिए इमेजिनेशन की। आप देखिए जरा 2000 अक्टूबर 2019 का सोचिए। 1 साल हो गए थे इमरान खान की हुकूमत को, पीडीएम की पार्टियां लंबी पड़ी हुई थी, जूते खा रही थी, जेलों में थी, बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, टीवी पर इनकी आवाज़ को सुनाने की इजाज़त नहीं थी, तस्वीर दिखाना दूर की बात है, मरियम नवाज़ की आवाज़ नहीं सुनाई जा सकती थी। और मौलाना ने कुफ्र तोड़ा था, एक ज़बरदस्त धरना लेकर इस्लामाबाद आए थे, और उस वक्त इनकी हिम्मत नहीं थी कि मौलाना के धरने में ही सपोर्ट कर दें। बंदे नहीं भेजे थे किसी ने, सब यरक गए थे। उनके जलसे में आए थे तो ऐसी तकरीरें इन्होंने की थी कि जिनको सुनकर इनके अपने जो फॉलोअर्स हैं वो भी शर्मा जाएं। आपको शायद शहबाज शरीफ की वो तकरीर उसमें याद होगी जो उन्होंने सबासनामा पेश किया था जी। और मौलाना ने इनको हिम्मत दिलाई, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तक लाए। फिर आप पीछे देखिए, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में केपी में बाजी पलट चुकी थी, मौलाना की पार्टी ने शानदार कामयाबी हासिल की थी, एएनपी ने कामयाबी हासिल की थी। ऐसा लगता था कि अगले इलेक्शन में पीटीआई जो है वो बहुत पीछे चली जाएगी केपी में, और फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तक वो लाए, इनको सपोर्ट किया। और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद क्या हुआ? शहबाज शरीफ ने इनको डबो दिया, और कसूर जो है वो नवाज शरीफ के समधी का है, इसहाक डार का, वो मौलाना के समधी गुलाम अली का नहीं है जो केपी का गवर्नर है। तो समधी उनका मरवाए और तबाही इनकी हो। ना ये लोग मईशत संभाल सके, ना ये रायामा संभाल सके, ना पीटीआई संभाल सके, ना अब ये अदलिया को संभाल पा रहे हैं। तो मौलाना का असल गुस्सा अपने साथियों से है, गेम निकल रही है। और आखिरी बात, इन्होंने मौलाना को डबोया, अब मौलाना बहुत नाराज हैं, वो इनको डबोने पर तैयार है। क्या ही बात की जैगम साहब, यही गुफ्तगू लेके शहजाद साहब आपकी तरफ। मौलाना ने आज कहा कि मुज़ाकरात की नौबत ही नहीं आएगी, तो क्या ये इत्तेहाद बरकरार रह पाएगा फिर, जो जैगम साहब कह रहे हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि मौलाना हम तो डूबे हैं। मौलाना की बात से मैं कह रहा हूँ वो ठीक कह रहे हैं, क्योंकि वो और शहबाज शरीफ, आपने कहा ना शहबाज शरीफ पे कितना असर पड़ेगा,
हाँ, आपका सवाल यह है कि शहबाज शरीफ भी वही जुबान बोलते हैं, जुबान मुख्तलिफ बोलते हैं, लेकिन नीयत वही है जो कि मौलाना की, और वो ये है कि मुज़ाकरात नहीं होने देने, इलेक्शन उसकी बात नहीं मानी जाएगी, इमरान खान की बात वो समझ जिद। लेकिन वो इतने जीरक, इतने जहां दीदा, इतने तजर्बाकार हो कि ये नहीं जानते कि जिद की जो जिद होती है वो भी जिद ही होती है। अगर ये जान जाएं तो फिर उनको शायद आगे बढ़ने का रास्ता समझ आना शुरू हो जाए। लेकिन वो रास्ता समझने की अना और जिद के अंदर, और अना और अपनी शख्सियत परस्ती के अंदर इस वक्त इतने फंसे हुए हैं कि वो इन चीज़ों को नहीं पहचान सकते। जबर हालात का होता है, जबर किसी और चीज़ का नहीं होता, और हालात अपने फैसले खुद करवाते हैं। अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं है कि आप बढ़ के आगे हालात को तब्दील करें या हालात के अंदर वो फैसले करें जो कि आपको बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे, वो सिर्फ अपनी पार्टी, अपने गुस्से, अपनी अना और जिद की तरह सोच के लिए सोचते हैं। वो पाकिस्तान का नहीं सोचते, बदकिस्मती से। और ये है, मुझे मौलाना की जो रीडिंग है उसके अंदर ये नजर आता है। वरना कौन शख्स है जो कहेगा कि हमें यहां से आगे का रास्ता नहीं लेके जाना चाहिए? मेरा ख्याल है कि हर कोई जो इस वक्त कोशिश कर रहा है, चाहे वो चीफ जस्टिस हो, चाहे मौलाना हो, चाहे कोई और हो, मौलाना तो कर ही नहीं रहे, लेकिन कोई भी कर रहा है, उसको मेरा ख्याल है कि उसका मकसद यही है कि पाकिस्तान को आगे कैसे लेके जाया जा सके। और कुछ नहीं, 8 अक्टूबर तक ये ले जाओ। अगर आपके पास इस किस्म की कोई अकल है तो मेरा ख्याल है अकल की कमी है बहुत ज्यादा। ठीक है जी, गुफ्तगू हो रही थी मौलाना के बयानिए का बोझ शहबाज सकेंगे नहीं उठा सकेंगे। कुछ पैनलिस्ट कह रहे हैं उठाना चाहिए और उठाना पड़ेगा, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि मौलाना साहब कहेंगे मुझे डुबोया है तो मैं आपको भी डुबोऊंगा। इस बात का फैसला आने वाले दिनों में होगा कि आया ये इत्तेहाद जिसे बरकरार रखने की कोशिशें हैं बरकरार रह पाता है या नहीं। कम अज कम 8 अक्टूबर तक ही देखेंगे आने वाले दिनों में। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।